ओके, मूविंग फॉरवर्ड अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे अभी रिसेंट टाइम में बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, दैट इज पीएम केयर्स फंड। और इसको लेके बहुत सारे आरटीआई फाइल हुई है कि इसका पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, वो रिकॉर्ड दीजिए हमें। तो उसको लेकर डिनाई कर दिया गया है पीएम और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि हम नहीं दे सकते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। वो हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, आरटीआई को लेकर क्या लॉ है, तो सारी चीजें हम देखते हैं अभी। क्लियर? ओके, सो जस्ट अ सेकंड, आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू। ओके, सो अगर हम बात करें पीएम केयर्स फंड की, तो पीएम केयर्स फंड बना था जब कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी देश के अंदर में। हर तरफ चीज़ों को लेके परेशानी हो रही थी। देश में सरकार के पास कुछ सोल्यूशन नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने एक फंड क्रिएट किया। अब फंड किस लिए क्रिएट किया कि इसमें आप देश के लोग डोनेट कर सकते हैं। कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है कोविड के अगेंस्ट, आप लोग डोनेट कर सकते हैं सो दैट गवर्नमेंट इज को हेल्प होगी। और हमारी लड़ाई जो कोविड के अगेंस्ट है कि कोविड को कंटेन कैसे करें, कोविड को रोके कैसे, इट विल बी हेल्प। तो उसको लेके फायदा होगा। तो पीएम केयर्स का पहला हम देख लेते हैं, ये फुल फॉर्म है। मोदी साहब वर्ड्स के साथ खेलने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो पीएम केयर्स की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब पीएम केयर्स तो बना दिया है, अब आरटीआई को रिप्लाई करने के लिए केयर करते हैं या नहीं करते हैं देखते हैं। कोर्ट में जा केस भी जा चुका है तो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज हम देखना होगा कि व्हाट इज पीएम केयर फंड का नेचर क्या है। इट इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट? पब्लिक चैरिटेबल, you need to remember this. There might be a question in GK or legal section also कि it is a public charitable trust। अब इसके चेयरमैन है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, और इसके दूसरे और मेंबर्स है कौन? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसको लेके जो मेजर चीज हमने डिस्कस करना है कि इंडिया के अंदर कोई भी पैसे को लेकर कोई फंडिंग होती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी उसके खर्च को कौन चेक करता है? तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉल्ड सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यहाँ पे झोल क्या लग रहा है कि दिस फंड विल नॉट बी ऑडिटेड बाय सीएजी। सीएजी के जगह पर एक प्राइवेट ऑडिटर होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला है कि एक प्राइवेट ऑडिटर होगा जो कि इसको ऑडिट करेगा कि इसके खर्च कहाँ गए हैं, इसमें पैसे कितने आए। तो वो सारी चीज अगर बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है, कुछ एम्बिजलमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए ऑडिटिंग होती है। तो इसको एक प्राइवेट ऑडिटर करेगा, ना कि सीएजी। तो पहला एबरेशन वहां पे हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें माइक्रो डोनेशन आप दे सकते हैं। माइक्रो डोनेशन मतलब कि आप 1 रुपए से लेके कितने भी अमाउंट तक का डोनेशन इसमें कर सकते हैं। और एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज जो बात होती रही है हमेशा, दैट इज कि पीएम केयर्स में बोला गया है कि अगर कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो अगर डोनेट करते हैं तो वो उनके सीएसआर एक्सपेंडिचर की तरफ काउंट होगा कि वो अपने सीएसआर एक्सपेंडिचर किया है। अब सीएसआर एक्सपेंडिचर क्या है देख लेते हैं एक बार। तो सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो ऐसा है कि ऐसा लगता होगा मे बी आप लोगों को कि अगर हमने कंपनी बना ली है, अगर कोई कंपनी मैंने शुरू कर दी है, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, तो कंपनी को मैं अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। दैट इज नॉट ट्रू। तो कंपनी आप बना रहे हैं, अगर आपने शेयर जैसे ही मार्केट में ऑफर किया तो आप उसके बाद से एक लॉ है जो कंपनीज रेगुलेट करती है। भले ही आपकी प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन आपको कंपनी उस लॉ के अकॉर्डिंग चलानी होगी। वो लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अंदर प्रोविजन है सीएसआर का। व्हाट इज सीएसआर? सीएसआर के अंदर अगर आपकी कंपनी का नेट मिनिमम वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा नेट मिनिमम वर्थ है आपका, तो आपको हर साल 2% खर्च करना होता है सीएसआर पर। सीएसआर मतलब आपको सोशल वेलफेयर की चीजें करनी होगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर सोशल इम्पैक्ट कुछ हो, आपको इस तरीके का काम करना होगा। ये 2% कितने का? पिछले 3 साल में आपको जो बेनिफिट हुआ है, पिछले 3 साल में आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज निकाल लें एंड उसका 2% आपको खर्च करना होगा। तो सीएसआर क्लियर है। तो इसमें एक और चीज आया कि पीएम केयर्स फंड ने एक और तरीका दिया है कॉर्पोरेट कंपनीज को अपना सीएसआर बचाने का कि हमने यहाँ दे दिया है भाई, अब हम टैक्स एग्जन। और इसके बाद आप पीएम चैरिटेबल ट्रस्ट में जब भी डोनेट करते हैं तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G के अंदर
तो ये डबल बेनिफिट होने वाला था कॉर्पोरेट कंपनीज को। अब बात करते हैं कि पीएम केयर्स के जैसे और भी फंड है क्या, या ये जरूरी था पीएम केयर फंड बनाना या फिर कोई और अल्टरनेटिव तरीके से हो सकता था। तो बात करते हैं तो इंडिया में दो और सिमिलर फंड्स हैं। क्या क्या है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, ये 1948 में बनाया गया था। तो कि इससे डील करते हैं कभी भी कैलेमिटी आती है देश के अंदर, कभी भी ड्रॉट आता है, सूखा आता है, आंधी तूफान, साइक्लोन आ गया, भूकंप आ गया, तो इसको इसके अंदर जो पैसे जमा होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको यूज करती है वहाँ पे रिलीफ वर्क के लिए। तो दैट इज कॉल्ड पीएम रिलीफ फंड। ये बना था 1948 में। इसके लिए बजट के अंदर कोई एलोकेशन नहीं होता है, बजट से आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। पीएम रिलीफ फंड को जो भी पैसा मिलता है कहाँ से आता है? पब्लिक कंट्रीब्यूशन के थ्रू आता है, ठीक है। अब दूसरा इस सिमिलर फंड है एक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। एनडीआरएफ एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो कहीं पे भी डिजास्टर आता है, भूकंप हो गया, तूफान, आंधी हो गया, साइक्लोन हो गया, तो अगर कहीं पे भी आता है तो वो फोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका, वो वहाँ पे जाते हैं, उसके जवान वहाँ पे जाते हैं, दे गो देयर एंड दे रेस्क्यू पीपल, दे डू द रिस्टोरेशन वर्क, और हर तरीके से कि वहाँ पे लाइफ को नॉर्मैलिटी पे कैसे रिस्टोर कर सकें, उस चीज़ को देखते हैं, एंड दे हेल्प अस आउट थ्रू द प्रोसेस। अब ये बना था 2005 के अंदर। अब बना था ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। अब ये इसका नेचर क्या है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का? यहाँ पे हमने बात की कि ये जो है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड जो है ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, बट एनडीआरएफ इज अ पब्लिक अकाउंट। अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो पब्लिक इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के अकाउंट दिए गए हैं कि अकाउंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार बना दी, सरकार कैसे चलेगी ये सब बता दिया, इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट में सीट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया। लेकिन अब सरकार को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो अब हाँ, मान लिया कि टैक्स से इनकम आ जाएगा, बहुत सारे टैक्स लगा देगी सरकार, इनकम आ जाएगा, लेकिन इसको रेगुलेट कैसे करना है कि कौन से कहाँ से, जब सरकार को जरूरत होगी, जब व्हेन गवर्नमेंट विल नीड, तो वे कहाँ से वो लोग पैसे निकालेंगे, या फिर क्या तरीका होगा उस तरीके को, उस पैसे को यूज करने का। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने छोड़ दिया कि सरकार को जो मन करेगा वो कर सकते, वट एवर गवर्नमेंट विशेस इट कैन डू। तो ऐसा करने पे तो इट विल इम्बेजल ऑल द मनी जो भी है, कोई भी अगर सेफ्टी चेक नहीं, सेफ्टी वॉल्व नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करा गया है 3 तरह के फंड का, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड, सेकंड इज कंटिजेंसी फंड, थर्ड इज पब्लिक अकाउंट्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? कंसोलिडेटेड फंड इज आर्टिकल 266 1 क्लॉज 1, कंटिजेंसी फंड इज नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 267, एंड पब्लिक अकाउंट इज आर्टिकल 266 क्लॉज 2। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड अगर समझ लें तो बेसिकली जो भी प्लान गवर्नमेंट की सारी अर्निंग जो भी होती है टैक्स के थ्रू, या फिर मेन अर्निंग टैक्स के थ्रू होती है, और इसके अलावा जो भी अर्निंग हो रही है वो सारे पैसे गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाती है, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? यूज किस चीज़ का होगा? तो इट इज़ यूज फॉर प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि आपने पहले से गवर्नमेंट ने जो प्लान कर रखा है, जो कि हमने 1 साल पहले से प्लान कर रखा है कि इस साल हमने इस चीज़ में खर्च करना है, तो दैट फंड कम्स फ्रॉम consolidated fund. Contingency fund, as it is clear from the name, it is used as an emergency fund to meet unplanned expenditure. कि कोई भी अनप्लान्ड सर्कमस्टांस अराइज हो गया, जैसे कोविड का सिचुएशन हुआ, तो अब गवर्नमेंट को अचानक से पैसे की जरूरत है, तो दैट कम्स फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। कहीं पे भूकंप आ रखा है, वहां पे कुछ रिलीफ पैकेज देना है, तो दैट कम्स फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। पब्लिक अकाउंट इन दोनों से अलग नेचर है। पब्लिक अकाउंट इज बेसिकली कि गवर्नमेंट आपका बैंकर की तरह यूज करता है, आपके पैसे गवर्नमेंट के पास रखे हैं, एंड गवर्नमेंट हैज टू पे दिस मनी एट सम टाइम और दी अदर, कि कभी ना कभी गवर्नमेंट को ये देना होगा। अब ये पैसे यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ दिस मनी कैन बी यूज्ड, इसको लेके भी प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कंसोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसे यूज करने हैं तो यू नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कि आपको पार्लियामेंट के अंदर एक अप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होता है।
बेसिकली बजट इज अ प्रोसेस, इसके अंदर जो बजट हर साल फरवरी के महीने में जो बजट पास होता है गवर्नमेंट का, कि फाइनेंस बिल के थ्रू बजट पास होता है, तो दैट कम्स अंडर दिस प्रोविजन की कंसोलिडेटेड फंड से हमने पैसे निकालने हैं और उसके लिए आपको बिल पास कराना होगा, अप्रोप्रिएशन बिल। कंटिजेंसी फंड क्योंकि अब इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज होता है, तो देयर इज नो नीड फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की, पार्लियामेंट की असेंट की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। एंड थर्ड, पब्लिक अकाउंट, इसके अंदर भी सिंस ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बस बैंकर की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पीएम केयर्स फंड क्या है, पीएम केयर से रिलेटेड से सिमिलर और कौन कौन से फंड इंडिया के अंदर हैं। और पीएम अब यहाँ पे अगर हमने ये पब्लिक अकाउंट होता, अगर हमने ये पैसा पीएम केयर्स की जगह एनडीआरएफ में आता, तो ये पब्लिक अकाउंट के अंदर आता और पब्लिक अकाउंट इज ऑडिटेड बाय सीएजी। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि पब्लिक अकाउंट एनडीआरएफ वुड हैव बीन ऑडिटेड बाय सीएजी, वेयर एज द पीएम केयर्स फंड will be audited by a private auditor as set by government। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी और उसके बाद कि कौन कौन से फंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन कौन से फंड किस तरीके से पैसा आप अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से पैसे निकाल सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमारा क्लियर हो रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं, अभी कंट्रोवर्सी क्या हो रही है कि जब गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि हमने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं, अराउंड 10,000, एक डेटा कहता है कि अराउंड 10,000 करोड़ की डोनेशन हो रखी है पीएम केयर्स फंड के अंदर में। तो बहुत सारे आरटीआई फाइल हुए कि भैया देखो सिविलियंस ने इतने सारे पैसे तो दे दिए, तो आपने इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया है, तो ये हमें बता दो कि आरटीआई के अंदर हमने ये बता दो। तो उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला कि नहीं भैया हम नहीं बता सकते हैं, कुछ कुछ रीजंस दिए हैं, अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं आरटीआई लॉ क्या है, व्हाट इज आरटीआई लॉ। आरटीआई को लेके क्या क्या लॉ है इंडिया के अंदर में। आरटीआई लॉ डिस्क्राइब आता है कहाँ से, एक एक्ट है 2005 का, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक्ट था जब पास हुआ था उसके पहले। तो ये राइट देता है सिटीजन्स को, स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट है किस चीज़ का, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये इंफॉर्मेशन किससे पूछ सकते हैं। इट कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन जीके कि आप किससे ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आरटीआई एक्ट के अंदर आपका राइट किससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने का है, दैट इज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी क्या है हम आगे चल के डिफाइन करते हैं। और सेक्शन 6 के अंदर कहा गया है कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, तो यू डू नॉट नीड टू गिव एनी रीजन, और आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं देना है। तो इट इज़ काइंड ऑफ कि हम अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वी डोंट नीड कि हमें हमें ये रीज़न से आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। I don't have any reason, even after that I can ask for any information from any public authority under RTI Act. It is a right, it is empowerment of citizens through RTI Act 2005। अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H के अंदर। जैसा पहले बताया था हमने कि सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन यूज होता है, जनरली डेफिनेशन देता है कि क्या क्या इस एक्ट के अंदर जो भी यूज हुआ है, जो भी टर्म्स यूज हुए हैं वो डिफाइन कैसे हो रहे हैं। तो सेक्शन 2H के अंदर दिया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इनका स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, बाई और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। किसी लॉ जो कि स्टेट या तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया किसी भी स्टेट के, या फिर पार्लियामेंट ने बनाया, उसके अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज बाई नोटिफिकेशन इशूड, बाई नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड इन। तो गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन इशू करके अगर वो बॉडी स्टैब्लिश हुई है, एंड इन, और ये किस किस को इंक्लूड करता है, एनी बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, ये जो क्लॉज है उसके अंदर कि कोई भी बॉडी है या फिर एनजीओ है जिसमें कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग अगर गवर्नमेंट कर रही है, एक मेजर अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग उसका सोर्स गवर्नमेंट से आ रहा है, उसको गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं,
तो they are public authority under section 2H of article section 2H of Right to Information Act 2005। सो होता ये अब यहाँ पे हमें ये हो रहा है कि हम इन सारी बॉडीज में से किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं इनके फंक्शनिंग से रिलेटेड, कि आपको कितने पैसे मिले, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर काम को लेके टेंडर कब निकाला है, टेंडर में किस किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, टेंडर में कितने की बिडिंग आई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है एंड यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर सच इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो यहाँ पे ये काफी एम्पावरिंग एक्ट था सिटीजन्स के लिए, आई मीन अभी भी है। तो ये आपको पावर देता है कि आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस है कि ये सारी बॉडीज आपको ये जनरली ये बॉडीज आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है, they are bound to give you the information that you have asked for. However, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन क्रिएट करे गए हैं इस एक्ट के अंदर कि जिसके अंदर हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। दे कैन डिनाई कि आई कैन नॉट गिव दिस इंफॉर्मेशन। तो ये क्या क्या एक्सेप्शन हैं? ये एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट के अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है। अब ये एक्सेप्शन क्या क्या है? दिस प्रोवाइड फॉर एक्सेप्शन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज, किस तरीके की इंफॉर्मेशन का? which would affect the sovereignty, integrity of India, the security, strategic, scientific और economic interest of the state। कि यहाँ पर आप इंडिया के sovereignty, integrity, security, strategic और scientific, गवर्नमेंट इंडियन स्टेट के किसी भी तरीके के इंटरेस्ट को अगर अफेक्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं इस क्लॉज को, कि नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी तरीके से अगर नेशनल इंटरेस्ट को अगर अफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी सकती है, वो डिनाई की जा सकती है। The information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, किसी ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ने बोल दिया है कि इस तरीके ये इंफॉर्मेशन आप पब्लिश नहीं कर सकते, यानी कि पब्लिक फोरम में आप नहीं डाल सकते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको वो इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है। नेक्स्ट इज विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रिविलेज दिए गए हैं पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, बेसिकली मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को। तो वो प्रिविलेज को अगर ब्रीच करता हुआ कोई इंफॉर्मेशन है कि उनको अगर उनको वो सीक्रेसी प्रोवाइड करी गई है और वो ब्रीच किया जा रहा है, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो डिनाई की जा सकती है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से अगर आपकी गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव किया है एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड टू यू। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन विच वुड endanger the life or physical safety of a person। ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे किसी इंसान के जान या सुरक्षा को खतरा हो, कि सेफ्टी और लाइफ ऑफ एनी पर्सन, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड। तो ये सारे एक्सेप्शन है, हमने देखा आरटीआई लॉ क्या है, आरटीआई के अंदर आपका राइट्स क्या है, आप किस किस बॉडी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और वो बॉडीज आपको किस किस बेसिस पर वो इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर सकती है। ठीक है, तो अब पीएम केयर्स को लेकर आरटीआई फाइल किया गया है। पीएमओ इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। अब पीएमओ को फाइल करा गया आरटीआई, पीएमओ ने रिस्पॉन्ड की खर्च क्या हुआ है और कहाँ से खर्च किया है, कितने खर्च हुए हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप हमें दीजिए। तो व्हाट पीएमओ हैज रिप्लाइड, दे सेड दैट वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 9 ऑफ आरटीआई एक्ट। they did not say कि सेक्शन 8 के अंदर कुछ एक्सेप्शन है and we don't want to provide this information, but under section 7 clause 9 we cannot provide this information because it will disproportionately divert the resource of public authority। तो section 7 clause 9 क्या है वो समझते हैं। तो section 7 clause 9 कहता है कि any information shall ordinarily normally be provided in form which it is sought। कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा किस फॉर्म में, द फॉर्म इन विच इट हैज बीन सॉट, कि जिस तरीके से मांगा गया है कि आप ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दीजिए, एंड
तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी एट द फॉर्म की जिस तरीके से मांगा गया है, जिस फॉर्म में मांगा गया है। तो नॉर्मली द वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर इज ऑर्डिनरीली, तो आपको नॉर्मली वो तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। हाउएवर इसको लेके एक एक्सेप्शन है कि अनलेस इट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कुछ फॉर्म ऐसे हो सकते हैं मे बी कि जिसके कारण आपको बहुत सारा रिसोर्स यूज करना हो, बहुत सारा कंप्यूटर अपडेट करना हो, बहुत सारा डेटाबेस चेक करना हो, तो आप उस फॉर्म में को मना कर सकते हैं उस टाइम पर, और वुड बी डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर पीएमओ ने डिफेंस लिया है इस पार्ट का कि दिस विल डाइवर्ट द रिसोर्स ऑफ पीएमओ। हाउएवर यहाँ पे दिया गया है कि आप इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पीएमओ ने गलती क्या कर दी है, सेक्शन 7(9) के अंदर में कहा गया है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं डिनाई कर सकते हैं, बल्कि आपको इंफॉर्मेशन देना है उसका फॉर्म चेंज करके, कि आप द फॉर्म इन विच इट हैज बीन सॉट यू कैन ऑल्टर दैट फॉर्म बट यू आर बाउंड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास सेक्शन 8 के अंदर के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है तो यू आर बाउंड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। एंड लेट्स सी कोर्ट के अंदर वो चैलेंज अभी चल रहा है। तो आरटीआई का हमने यहाँ पे खत्म किया, आरटीआई और पीएम केयर्स को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी है, जो लॉ है, उस चीज को हमने समझा। और